पिछले लेक्चर में हमने ग्लूकोज रिंग साइज निकाला था और वहाँ 6 मेंबर्ड पायरेनोज रिंग की बात कही थी। फ्रक्टोज का रिंग साइज बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि जब यह फ्री स्टेट में होता है तो ये आपके ग्लूकोज की ही तरह 6 मेंबर्ड पायरेनोज स्ट्रक्चर में ही होता है, लेकिन जब यह सुक्रोज में ग्लूकोज के साथ कंबाइंड स्टेट में होता है तब यह 6 की जगह 5 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग के रूप में होता है, यानी कि फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर में होता है। ये आपके फ्री स्टेट में आपके ये किस रूप में है? 6 मेंबर्ड। C2 के साथ आपके C6 से बॉन्डिंग होगी तो ये आपके 6 मेंबर, और C2 के साथ C5 के साथ होगी तो ये 5 मेंबर। जब रिएक्शंस वगैरह हम लिखते हैं तो उस समय ग्लूकोज की इस साइक्लिक स्ट्रक्चर से हमें थोड़ी सी समझने में दिक्कत आती है। तो यहाँ सुविधा के लिए साइंटिस्ट हावर्थ ने मोनोसेक्राइड के लिए फॉर्मूले दिए जो आपके इस तरह से हैं। मोनोसेक्राइड के फॉर्मूलों को फ्यूरेन तथा पायरेन के हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के समान हावर्थ फॉर्मूले द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इनमें जो रिंग के अंदर वाले एटम और ग्रुप होते हैं वो फॉर्मूले में नीचे की ओर लिखे जाते हैं, और जो बाहर वाले होते हैं उनको हम रिंग में ऊपर की ओर बनाते हैं। लास्ट में बचा हुआ C6 है। C6 के पास यदि CH2OH ग्रुप है तो उसको ऑलवेज ऊपर की ओर बनाते हैं, जैसे हमारा ये अल्फा डी ग्लूकोपायरेनोज की स्ट्रक्चर है। इसमें आपके ये C1 में OH कहाँ है? रिंग के अंदर। ये हावर्थ सूत्र में इस OH को कहाँ बनाएंगे? नीचे। H कहाँ है? रिंग के बाहर, तो H बनाएंगे ऊपर। फिर C2 में OH अंदर है, C2 में भी OH नीचे बनेगा। फिर C में OH इस रिंग के बाहर है तो इसको ऊपर बनाएंगे। फिर C4 में OH रिंग के अंदर है तो नीचे बनाएंगे। लास्ट में बचा हुआ इस CH2OH को ऑलवेज ऊपर बना देते हैं। तो ये आपका हावर्थ फॉर्मूला है। अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा में क्या होते हैं? दोनों के एनोमर केवल C1 के OH में चेंज हो रहा है। C1 बीटा में कहाँ होता है? रिंग के बाहर, लेफ्ट हैंड साइड। तो बस इतना सा चेंज होगा कि इस OH को बीटा में यदि हम ऊपर बना दें तो आपके बीटा डी ग्लूकोपायरेनोज का हावर्थ सूत्र हो गया। बाकी के रिमेनिंग OH और CH2OH सेम रहेंगे जैसे कि अल्फा में है। अल्फा ग्लूकोज और मैनोज एक दूसरे के C2 एपीमर होते हैं, यानी कि ये अल्फा डी ग्लूकोज पायरेनोज है तो मैनोज में क्या होगा? अल्फा डी मैनोपायरेनोज में क्या होगा? इस C2 का OH रिंग के बाहर होगा। तो बस इस C2 में जो OH नीचे है उसको यदि हम ऊपर बना दें तो आपकी ये अल्फा डी मैनोपायरेनोज स्ट्रक्चर हो जाएगी। फ्रक्टोज में ये आपके COH कहाँ है? रिंग के अंदर नीचे, CH2OH ऊपर, फिर ये H आपके, फिर ये OH,
तो इस तरह से ये आपके फ्रक्टोज का है। ये फ्रक्टोज 5 मेंबर में CH OH नीचे है, ये आपके H नीचे है, ये आपके OH नीचे है, और ये आपके CH2H कहाँ होगा, ऊपर। तो इस तरह से हम हावर्थ फॉर्मूलों की सहायता से बहुत सी BSc थर्ड ईयर में बहुत सी रिएक्शंस को इनके माध्यम से समझते हैं। और भी आसान तरीका है इनके कॉन्फॉर्मेशंस, मोनोसेक्राइड के संरूपण, जो कि हम रिलेट करते हैं साइक्लोहेक्सेन से। ये हमारा और भी इजी तरीका है। ये लेफ्ट राइट ऊपर नीचे इन सब की जगह वहाँ अक्षीय और भूमध्य के रूप में हमें आसानी से ये कॉन्फ़िगरेशन याद हो जाते हैं, और बहुत सी रिएक्शंस में हम इन कॉन्फॉर्मेशंस के थ्रू ही रिएक्शंस को इजीली समझ लेते हैं। जो ग्लूकोपाइरेनोज है, इसमें C बॉन्ड O बॉन्ड C जो बॉन्ड एंगल है वो 111 डिग्री 111 डिग्री का होता है, जो कि जनरल टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 5 मिनट के बहुत नज़दीक है। अतः इसकी तुलना साइक्लोहेक्सेन रिंग से कर सकते हैं। साइक्लोहेक्सेन चेयर एंड बोट फॉर्म में पाया जाता है, जिसमें चेयर फॉर्म अधिक स्थायी होती है। ये हम BSc फर्स्ट ईयर में साइक्लोएल्केन में और आपके स्टीरियो केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। अतः पायरेनोज की जो रिंग है वो चेयर कॉन्फॉर्मर के रूप में मानी जाती है। एक्सरे एक्सपेरिमेंट द्वारा डी ग्लूकोज क्या होता है, असमतलीय नॉन प्लेनर चेयर के रूप में पाया जाता है। जो एल्डोहेक्सोस है उसके सभी जितने भी स्टीरियो आइसोमर्स हैं उनमें से बीटा D प्लस ग्लूकोपाइरेनोज सबसे अधिक स्थायी, सबसे अधिक स्टेबल होता है, क्योंकि इसके सभी बड़े और भारी समूह बिग एंड बल्की ग्रुप कैसे होते हैं, इक्वेटोरियल भूमध्य स्थिति में, और भूमध्य स्थिति में मैक्सिमम डिस्टेंस होता है, दैट इज उनमें मिनिमम रिपल्सन की व्यवस्था होती है। इसलिए यह बीटा D प्लस ग्लूकोपाइरेनोज सबसे अधिक स्थायी होता है। ये सिंपल साइक्लोहेक्सेन का चेयर फॉर्म है। इसमें ये अक्षीय हाइड्रोजन परमाणु तल के नीचे, तल के ऊपर, तल के नीचे, तल के ऊपर, तल के नीचे, तल के ऊपर, फिर लगभग चेयर के तल में ही ये इक्वेटोरियल, और ये इक्वेटोरियल में डिस्टेंस मैक्सिमम होता है। तो इस बीटा D ग्लूकोपाइरेनोज में जितने भी बिग और बल्कियर यानी OH और CH2OH ग्रुप हैं, ये सारे कैसे हैं, इक्वेटोरियल। ये C1 का OH इक्वेटोरियल, C2 का OH इक्वेटोरियल, C3 का OH इक्वेटोरियल, C4 का OH इक्वेटोरियल, एंड लास्ट C5 का CH2OH इक्वेटोरियल। इसलिए यह मोस्ट स्टेबल है। अब इसमें ये OH राइट है, लेफ्ट है, हावर्थ सूत्र में नीचे है, ऊपर है, ये बात ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। अब आपके बीटा और अल्फा में क्या अंतर होता है कि आपके बीटा और अल्फा में ये OH ग्रुप, ये दोनों एपीमर है, C1 एपीमर, तो OH ग्रुप अपोजिट होते हैं, यानी कि ये OH जो बीटा में इक्वेटोरियल है वो अल्फा में क्या होगा, एक्सियल, अक्षीय स्थिति में। अब ग्लूकोज और मैनोज क्या है, C2 एपीमर, यानी कि ये C2 वाला OH इक्वेटोरियल की जगह कैसा होगा, एक्सियल।
ग्लूकोज और गैलेक्टोज ये क्या होते हैं, C4 एपीमर, 4 का विन्यास विपरीत होता है, यानी ये 4 का OH इक्वेटोरियल की जगह कैसा हुआ, एक्सियल। तो ये बहुत ही सिंपल और समझने वाली चीज़ें हैं जिनमें हम आगे की रिएक्शंस में इन्हीं कॉन्फॉर्मेशन के द्वारा रिएक्शंस को समझेंगे, जो आसानी से समझ में आती है। डाइसैकेराइड पॉलीसैकेराइड में भी इन कॉन्फ़िगरेशन से हमें बहुत आसानी से लिंकेज बंधन समझ में आता है। धन्यवाद।